परिवार के तरफ से और दिल से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है फूलों के गुच्छे द्वारा। भाई जी हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं। भाई जी की विशेषता है, कहीं भी अगर सेवा मिलता है वो हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं। तो हाँ जी अगर हम करते हैं तो बाबा हमें शक्ति भी देता है। और आज बाबा ने बोला विशेष, जहाँ हाँ जी है वहाँ सहज, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सहज भी, और हमें पूछना नहीं पड़ता, सभी का सहयोग मिलता है और सभी सेवा में हमें यूज करते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। तो भाई जी ये अलौकिकी परिवार में ये ज्ञान में चलते हुए भाई जी को 27 वर्ष हो गया है। आप सोचिए 27 वर्षों की अलौकिकी पालना में पलने वाले, परमात्मा की प्यार में और परमात्मा के ज्ञान के सागर में इतने भरपूर हुए हैं। तो आज हमें भी भरपूर करेंगे, ज्ञान का वर्षा करेंगे। आज ग्रेटर नोएडा में ऐसे वर्षा होगा तो सभी आत्माएं, सभी का प्यास बुझ जाएगा। ऐसा तो रोज हम वर्षा तो होती है ज्ञान रत्नों से, तो कभी कभी महारथियों का भी वर्षा होता है तो और अच्छा भरपूर महसूसता होती है। तो सुभाष भाई जी का परिचय हम संक्षेप में देते हैं। आप रेलवे सर्विस से रिटायरमेंट लेकर के समाज की सेवा में अपना जीवन सफल कर रहे हैं। अभी आप भारत सरकार के नेशनल रिसर्च पर्सन में मास्टर डिग्री के रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में सेवा दे रहे हैं। आप स्वर्णिम रूहानी पहले के नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय समन्वयता के रूप में सेवा दे रहे हैं। आप अंतरराष्ट्रीय नेचुरोपैथी मेडिसिन के आप सेवा दे रहे हैं। आपको नेचुरल थेरेपी के गोल्ड मेडल प्राप्त हैं। ऐसे महान निर्माणचित आज्ञाकारी बाबा के अनमोल रत्नों की हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी आप हम आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हमें अवगत कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है? सभी को ओम शांति और इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। बीटा 2 ग्रेटर नोएडा सेंटर के जो भाई बहने हैं उनके साथ में हमारी बहुत मधुर मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई है। शायद ये ड्रामा में नोंद है और कलब कलब का ये विशेष पाठ है कि हम लोग शायद एक रॉयल फैमिली के सदस्य हैं, एक राज परिवार के सदस्य हैं जो बिछड़े हुए थे और विश्व के कोने कोने में शायद हम लोग जीवन तो जी रहे हैं लेकिन इमोशनली हम एक दूसरे के साथ बहुत करीब है। और एक सेंट्रल नेटवर्किंग जैसा है जो बाबा ऊपर से नियंत्रित करता है और हम लोग उस नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं और अपनी अपनी ज्ञान की बातों को और अपनी विचार सागर मंथन करते हुए अपनी आइडिया को और अपनी अभिज्ञता को आपस में शेयर करते हैं। मुझे याद है कुछ ही महीने पहले, शायद ये लॉकडाउन के पहले,
मैं जब वहां पर गया था कुछ सेवा के सिलसिले में, तो वहाँ के भाई बहनों के अंदर में जो उमंग उत्साह मैंने देखा था, वो मुझे बहुत ही गंभीर रूप से प्रेरित किया था, मेरे दिल को चुभा था। मुझे लगा कि हमारे देश में या बाबा की इस रॉयल किंगडम कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। बाबा की इस परिवार के अंदर में ऐसी भी जगहें हैं और ऐसी भी विशेष आत्माएं हैं जिनके अंदर में सेवा की और ज्ञान की, धारणा की और योग की, ये चारों सब्जेक्ट में बाबा ने ठूस ठूस कर बहुत ही जबरदस्त जोश भरा हुआ है। बाबा ने सारी चीजें इनके अंदर में भर के रखे हैं, लेकिन समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार शायद ये लंबे समय की गैप हो गई जिसमें हम लोग बाहर में निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद है और पूरे विश्वव्यापी ये महामारी के कारण हम अपने घर में ही तपस्यारत हैं। ये जो पैंडेमिक अभी पूरे विश्व में आई है, महामारी के रूप में जो आई है, कोरोना की संकट चल रही है, कुछ लोग तो इसको लेकर बहुत ही भयभीत है। चारों तरफ एक खौफ का महल फैला हुआ है। कुछ लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं और कई जाने भी जा चुकी है इस बीमारी के कारण। लेकिन हमें इसकी इशारा बहुत पहले से बाबा मुरलियों के माध्यम से, अव्यक्त वाणियों के माध्यम से हमेशा हम बच्चों को सचेतन करते आ रहे थे कि बच्चे आगे की समय बहुत ही हलचल होने वाली है, पुण्य नाहक खेल होने वाली है, राज रास्ते पर उनकी नदियां बहने वाली हैं। प्रकृति के जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, ये अपनी कराल रूप दिखाने वाले हैं। तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आने वाली हैं। ये सारी चीजों की जो भविष्यवाणी हमें मिल चुकी थी, इसलिए हम अंदर से भी स्ट्रांग बनने की पुरुषार्थ करके आ रहे थे, जिसके कारण आज भी हमें शायद चारों तरफ के हलचल के अंदर में भी अचल अडोल स्थिति में रहने के लिए काफी मदद, काफी शक्तियां बाबा से प्राप्त हो रही है। आज हम लोग उसी चीज को लेकर बात करेंगे कि इस तरह की चारों तरफ की जो भय का वातावरण है, चारों तरफ की जो हलचल की स्थितियां है, डगमग की स्थितियां है, भय का वातावरण है, उसके अंदर में हम कैसे बाबा को अपने साथ में रखते हुए, हमेशा कंबाइंड स्वरूप में रहते हुए अपनी पुरुषार्थ के मार्ग पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ते रहे। तो आज की टॉपिक हमारी रहेगी, मैं आपके सामने उस प्रेजेंटेशन को ला रहा हूँ। आवाज आ रही है? प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। नहीं, स्क्रीन दिख रही है बहन जी? जी स्क्रीन जी अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। तो आज के हम लोग बात करेंगे बी पॉजिटिव इन सी पॉजिटिव। इसको कोड में लिखा गया है बी पॉजिटिव इन सी पॉजिटिव का मतलब होता है बी पॉजिटिव इन कोरोना पॉजिटिव। सी पॉजिटिव का अर्थ है, ये कोड में लिखा गया है कोरोना पॉजिटिव को। और चारों तरफ कोविड पॉजिटिव की नाम सुनते ही लोगों के अंदर में कंपन पैदा होती है, डर का माहौल पैदा हो जाती है। तो कोरोना के वातावरण के अंदर में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित को रखें, साथ साथ हमारा मनोबल भी सकारात्मक रहे, इमोशनली हम पॉजिटिव रहे और हमारे पुरुषार्थ पे किसी भी तरह का विघ्न पैदा ना हो। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में हम क्या सुधार लाए, हमारी नजरिया कैसी बने, हमारे दृष्टिकोण कैसा हो और बाबा के साथ में हम कैसे पल पल जुड़े हुए रहें ताकि बाहर के वातावरण का असर में किसी भी तरह का विघ्न पैदा ना कर सके, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा परिचय सभी को पता है, ऐसे तो मुझे आपने साकार में भी देख चुके हैं।
मेरे नाम के साइड में आप लोग देख सकते हैं कि स्वर्गीय लिखा हुआ, अभी के सुभाष भाई स्वर्गीय, शायद बता चुका हूं मैंने, और फिर भी एक बार आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि ये स्वर्गीय क्या होता है। आमतौर पर हमारी मन की धारणा यही है कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ के धरती से विदा हो जाता है, यानी मौत के बाद ही व्यक्ति को हम स्वर्गीय कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सामने बैठा है और बात कर रहा है, हमारे साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहा है, अपनी मन की बातें सुना रहा है, जीता जागता व्यक्ति कैसे स्वर्गीय हो सकता है? इसकी लॉजिक बहुत ही सरल है। जैसे कहावत है कि स्वर्ग और नर्क अलग अलग नहीं होता, सब कुछ इसी धरती पर ही होता है। स्वर्ग और नर्क का निर्माण कोई अलग से नहीं करता, व्यक्ति अपने बोल के माध्यम से, संकल्पों के माध्यम से और कर्मों के द्वारा अपने हाथों से ही अपने लिए स्वर्ग या नर्क का निर्माण करता है। जैसे कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसको भारतीय कहते हैं, वैसे ही जो स्वर्ग में रहता है पल पल स्वर्ग का आनंद एहसास करता है, पल पल स्वर्ग की जो निराला परिवेश है, दैवी परिवेश है और सब कुछ सात्विक तत्वों से भरा हुआ दुनिया है, वैसे महसूस करने वाला व्यक्ति अपने को स्वर्गीय भी कह सकता है। उस लॉजिक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूरे बाबा के बच्चे, बाबा के परिवार के जितने भी ब्राह्मण कुल सदस्य हैं, सभी को हर पल हर घड़ी स्वर्ग की खुशी की एहसास अगर हो रही हो तो वो भी अपने आप को स्वर्गीय कह सकते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। कहानी इस तरह की है, ये मध्यकालीन यूरोप की एक लोक कथा है कि कभी भी किसी देश में कोई बीमारी आती थी तो बीमारी को सबसे पहले उस देश की सेफ गार्डिंग करने वाले कुछ बुद्धिस्ट मंक यानी सन्यासियों के साथ मुलाकात करके उनसे परमिशन लेना पड़ता था। ये वही सन्यासी लोग हैं जो कि उस देश के बॉर्डर पर हमेशा तैनात हुआ करते थे और किसी भी तरह का बाह्य शक्ति को अंदर प्रवेश होने नहीं देते थे बिना इजाजत के। इस तरह से एक बार एक बहुत बड़ी बीमारी आई, संक्रामक बीमारी के रूप में जब आई और पहुंची तो फिर इनसे बात हुई। इन्होंने पूछा कि तुम किस लिए जा रही हो प्रदेश के अंदर? तो बीमारी ने कहा कि मेरी अभी बारी आई है प्रकृति के नियम के अनुसार, और ड्रामा में जैसे नोंद है तो अभी बीमारी फैलाने की समय आई है, तो इसलिए मुझे बीमारी फैलाने के लिए जन समाज के अंदर में प्रवेश करनी है, मुझे इजाजत दे दीजिए। और आप लोगों को पता है कि बीमारी जब आती है तो अकेले नहीं आती है, उसके साथ में और भी दो अकम्पनिंग मेंबर होते हैं। बीमारी के साथ में और भी दो सदस्य थे, एक है मौत और एक होता है भय। आपको पता है कि जहां बीमारी होती है वहां मौत भी होती है बीमारी के कारण, और भय तो पैदा होता ही है। फिर ये बुद्धिस्ट सन्यासी लोग जो हैं, इन्होंने आपस में विचार करते हुए पूछा, बीमारी को पूछा कि तुम कितने लोगों को बीमारी देने वाले हो? तो बीमारी ने कहा मेरी टारगेट है 5000 लोगों को बीमार ग्रस्त कराने वाली। फिर मौत को पूछा गया कि तुम कितने लोगों को जान से कत्ल करने वाले हो? तो मौत ने कहा जितने लोग बीमार पड़ेंगे उसका आधा लोगों को मैं साथ में ले जाऊंगी, अर्थात 5000 का आधा 2500 लोगों को मैं साथ में ले जाने वाली हूँ। फिर भय को पूछा गया तुम कितने लोगों को टारगेट लेके आए हो? तो भय ने कहा मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट 0 है, यानी 0। फिर बुद्धिस्ट सन्यासी लोगों ने इन तीनों को परमिशन दे दिया और तीनों उस देश के अंदर में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद अपनी लीला कुछ दिनों तक रचने के उपरांत जब वो वापस लौट रहे थे, फिर से उसी बॉर्डर पर उन्हीं सन्यासियों के साथ मुलाकात होती है। देखी जाती है कि बीमारी के पीछे पीछे वादा के अनुसार 5000 आत्माएं चल रहे हैं, अर्थात 5000 लोग बीमार ग्रस्त पड़े थे। फिर देखा गया कि मौत के पीछे पीछे उसकी आधा यानी 2500 मनुष्य आत्माएं चल रहे हैं। सन्यासियों ने देखा कि जिस तरह से इन्होंने वादा किया था, ये वादा तो बिल्कुल सही ढंग से इन्होंने फॉलो किया है। बीमारी ने कहा था कि 5000 लोगों को बीमार डालूंगी,
मौत ने कहा था कि 2500 लोगों को मैं साथ ले जाऊंगी, लेकिन सबसे मजे की बात, आश्चर्य की बात कि भय के पीछे सबसे ज्यादा मनुष्य आत्माएं चल रहे थे, कई गुना ज्यादा, 5000 से कई गुना ज्यादा। फिर सन्यासियों ने पूछा भय को कि तुमने वादा किया था कि तुम्हारी तो टारगेट 0 है, तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग कैसे चल रहे हैं? तो भय ने कहा, मैं किसी को साथ नहीं ले जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे ये लोग स्वतः ही चल रहे हैं। प्यारे आत्माओं, शायद आज की स्थिति हमारे चारों तरफ लगभग ऐसी ही है। हमें पता है कि ये कोरोना पैंडेमिक के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में, और हमें ये भी पता है बीमारी के कारण कई लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होता होगा, न्यूज में, टीवी में रेगुलर रूप से आप देखते होंगे कि भय के कारण उससे कई गुना ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ऐसा तक की डेथ भी हो रही है, जिसकी संख्या बीमारग्रस्त लोगों की संख्या या मौत की संख्या से कई गुना ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जितने लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग भोग के कारण, मानसिक तनाव और भय के कारण शरीर छोड़ देते हैं और अपनी अनमोल जीवन को त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये भय जो कि आर्टिफिशियल है, हम जब अंदर से कमजोर हो जाते हैं तो बाहर का भय हमें सताने लगता है। ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल क्राइसिस है। अपनी मन की अस्थिरता, अपनी मन की दुर्बलता, अपनी मन की कमजोरी के कारण हम भयग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होने लगते हैं। हमारी इम्यूनिटी यानी रेजिस्टेंस टू डिजीज भी कम होने लगती है, रोग प्रतिरोध की क्षमता धीरे धीरे डायल्यूट यानी कम होने लगती है, फिर फाइनली हम मौत के शिकार पड़ जाते हैं। आज आइए हम लोग एक दृष्टि डालते हैं कि ये लॉकडाउन के समय यानी लगभग पिछले 5-6 महीने के अंदर जितनी सारी एक्टिविटीज हमारे चारों तरफ हो रही है, कई बार लॉकडाउन हो रही है, शटडाउन हो रही है, स्कूल कॉलेज बंद है, मंदिर मस्जिद सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बिजनेस ठप हो रही है, आर्थिक मंदी चल रही है, कई लोगों की जॉब चली गई है, ये सारी बातें आज चारों तरफ कॉमन हो गया है। भारत के अंदर में देखा जाए तो 10 लाख से अधिक लोग जॉबलेस हो चुके हैं। जो जॉब के आधार पर अपने परिवार चलाते थे, वो लोगों की अभी हालत क्या होता होगा। ये सारी निगेटिव बातें हैं, ये सही है, नो डाउट ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ घट रही है, लेकिन इसके अंदर में कुछ अच्छी बातें भी है। आज हम लोग उसको ढूंढ के निकालेंगे कि ये भय के वातावरण में भी, नकारात्मक परिस्थितियों में भी हमें क्या गिफ्ट मिला है, हमें ईश्वरीय सौगात के रूप में कुछ फायदाएं भी मिली है, वो सब क्या है। सबसे पहली बात हम करते हैं वर्क फ्रॉम होम। आज तक बचपन से लेकर शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि ऑफिस से हट के हम कहीं और से भी काम कर सकते हैं, जैसे घर से, घर के अंदर, घर के कंफर्ट के अंदर, परिवार सदस्यों के साथ रहते हुए भी हम ऑफिस का काम आज कर पा रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। बहुत समय की बचत हो रही है, क्योंकि ज्यादा घूमना फिरना बंद हो गया, अननेसेसरी बातें कम हो गई, इसलिए हमारे मूल्यवान समय की बचत हो रही है। काफी ऊर्जाओं की बचत हो रही है, क्योंकि हमारी जाना आना, बातचीत करना और यूजलेस थॉट्स, यूजलेस एक्टिविटीज में काफी समय नष्ट हो रही थी। और जब जाना आना कम हो गया, गाड़ियों की इस्तेमाल करनी बंद हो गई, कम हो गई, तो फ्यूल की भी बचत हो रही है, ईंधन की भी बचत हो रही है। और गाड़ियां और ईंधन की बचत होने के कारण परिवेश के अंदर में जो प्रदूषण की असर पड़ता था वो भी कम हो गया, प्रकृति शुद्धिकरण की ओर जा रही है। फिर चारों तरफ में कहा जा रहा है कि साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें, हाथ को साफ करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, और चारों तरफ की जो सैनिटाइजेशन हम करते हैं, किसी भी वस्तु को छूने के पहले उसको सैनिटाइज करते हैं, ये सारी अच्छी आदतें हमारी जीवन में आ गई है। गुड प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट कर लिया। मास्क इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जो कि बहुत पहले से, इतिहास लिखा जाने के पहले, प्राग ऐतिहासिक समय से चलती आ रही है। और अभी ये कोरोना संक्रमण के कारण फिर से हमने मास्किंग की टेक्निक को अपना लिया, जिसके कारण सिर्फ कोरोना की वायरस नहीं, बल्कि बाहर की जो पोल्यूटिंग पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, जो कि हमारे सांस के माध्यम से फेफड़े में पहुंचकर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक असर डाल सकते थे, उन सारी चीजों से भी हमें बहुत अच्छा बचाव मिल रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप लोगों को पता है
कि जब से हम बाबा के ज्ञान में आए तब से पता चला कि हर व्यक्ति का चारों तरफ एक ऊर्जा का मंडल होता है, आभा मंडल जिसको कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और दोनों का मिश्रण भी होती है। इसीलिए कहावत है कि कोई भी व्यक्ति दूसरा एक व्यक्ति के पास जाए तो दोनों की एनर्जी फील्ड आपस में टकराती है। अगर दोनों की एनर्जी फील्ड पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी और फ्रेंडशिप पैदा होती है और कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाती है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनता है, मधुर रिश्ता बन जाती है। और अगर दोनों की एनर्जी फील्ड निगेटिव है तो एक दूसरे से फाइटिंग में चले जाते हैं, टक्कर में चले जाते हैं, तर्क में चले जाते हैं, एक दूसरे के बात को काटने की प्रयास करता है। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत अच्छी चीज है, जो कि हमारे अंदर की जो पॉजिटिव अभामंडल है, जो कि हम हर पल हर घड़ी चारों तरफ विकृत करते रहते हैं, ये हमें हमेशा बचाव की ओर ले चलेगा, हमेशा हमें प्रोटेक्टेड रखेगा। तो इसीलिए शारीरिक दूरी बनाए रखना भी एक बहुत अच्छी आदत है। और ये लॉकडाउन के कारण हमें फिर घर के अंदर में अपनी तपस्या में और रफ्तार लाने के लिए अधिक समय मिल रही है, क्वालिटी टाइम हमें प्राप्त हो रही है, अंतर्मुखी बनने के लिए हमें बहुत अच्छा मदद मिल रही है। फिर जो ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग पूरे दिन भर में किया करते थे पहले, कभी कभी शायद लौकिक एक्टिविटीज के कारण, एंगेजमेंट के कारण, वर्कलोड के कारण उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता था, आगे पीछे हो जाता था या कभी कभी मिस भी हो जाती थी। अभी और सिस्टमेटिकली हम ट्रैफिक कंट्रोल कर पा रहे हैं, रिरियन कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जितनी सारी पॉजिटिव बातें हमने कहा, इसके कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी अंदर की जो पोटेंशियल यानी ताकत है, जो कुछ संसाधन हमारे अंदर है, संसाधन इन द सेंस जो हमारी नॉलेज है, स्किल है, जो हमारी नजरिया है, दृष्टिकोण है, जो हमारी कार्य करने की चाहत है, जो सेवा की मनोभाव है, वो सारी चीजों में हमारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ रही है। और भी फायदा हमने देखा, बेमतलब की यात्रा करना बंद हो गई है, अननेसेसरी ट्रैवल आजकल हम करना छोड़ दिए हैं। उसमें एक तो हमारी शरीर स्वस्थ रहता है, बाहर की पोल्यूशन से हम बचे रहते हैं, फ्यूल की बचत होती है, समय की बचत होती है और अपने को अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत अच्छा मदद मिल रही है। ये एक ऐसा समय ला गया है हमारे सामने जहां पर ना हमारे घर में कोई गेस्ट आना चाहते हैं, ना हम भी किसी के घर में गेस्ट के रूप में जाना चाहते हैं। मेहमानों की जाना आना बंद हो गया। इसमें भी हमारी काफी समय की बचत हो रही है और अटेंशन भी हम लोग ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर। पॉल्यूशन भी मिनिमाइज हो गई, जीवन को हमने और बेहतर ढंग से समझने की प्रयास करने लगे। ये भी पता चल गया कि जीवन अनिश्चित है, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का जान जा सकती है। आत्मा अविनाशी है, अमर है, लेकिन शरीर मरणशील है। ये फिलोसफी हमें और गहराई से समझ में आ गई। मोर टाइम फॉर फैमिली, क्वालिटी के समय हम परिवार के साथ शेयर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई। ज्यादा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और क्रिएटिव वर्क करने के लिए, बहुत ही सृजनशील कार्य करने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमें पर्याप्त समय मिल रहा है। और सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की ओर एक बहुत अच्छी सफर करने के लिए हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, समय मिल रहा है, पुरुषार्थ करने का हमें ईश्वरीय पालना भी मिल रही है, जिसका हम सही ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं और स्वयं के ज्यादा अनुकूल हम होते जा रहे हैं, सेल्फ फ्रेंडली जिसको कहते हैं। आज तक हम लोग क्या करते थे, शायद ज्यादातर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर अटेंशन देते थे, ऑफिस, अपने स्टाफ, अपने सोशल मेंबर्स, सोशल सर्किट, अपनी संपर्क में आने वाले अपने परिवार के सदस्य, बच्चे, पेरेंट्स, इन लोगों के ऊपर ज्यादा अटेंशन देते थे और सबसे कम अटेंशन यानी सबसे ज्यादा अत्याचार या नेग्लिजेंस शायद हम अपने ऊपर करते थे। अभी ये समय आया है इस समय हम अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा अटेंशन दे सके और अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ज्यादा प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो साइंटिफिकली इस्तेमाल होती है, इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हमारी परिवेश, पर्यावरण, हमारी विश्व, चारों तरफ की जो विश्व ब्रह्मांड है, उसके अंदर में सब कुछ गतिशील अवस्था में रहता है। जो हमें जड़ दिखता है, पड़ा हुआ एक पत्थर है, वो भी गतिशील है क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूर्णायमान स्थिति में है। अर्थ जब रोटेट करता रहता है तो अर्थ के अंदर में जो कुछ वस्तु है, जड़ दिखने पर भी वो भी गतिशील मानी जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि डायनामिक स्टेट यानी गतिशील स्थिति। ये सारी गतिशील चीजों के अंदर जो सजीव है और जो निर्जीव है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर अति से अति क्षुद्र अणुजीव से लेकर बड़े से बड़े विशालकाय जीव तक सब कुछ गतिमान है। और ये सारी चीजों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे प्रकृति के अंदर एक संतुलन अवस्था हमेशा बनाए रहना बहुत जरूरी है, जो कि अभी शायद प्रकृति के बहुत अच्छी प्रयास चल रही है कि किसी भी तरह से प्रकृति के वायुमंडल को और प्रकृति के सारे संसाधनों को फिर से वो संतुलन की ओर ले चलने की एक बहुत अच्छे प्रयास करती है। ये भी हमारे लिए एक सकारात्मक अप्रोच है। फिर शुद्ध भोजन करने के लिए हमें पर्याप्त मौका मिल रही है। अब पहले जब हम बाहर में जाया करते थे तो सोचना पड़ता था कि बाहर में जाए तो रास्ते के लिए भोजन लेके जाना पड़ेगा। बाहर में हम लोग भोजन नहीं करते हैं। जब से हम लोग बाबा के ज्ञान में आ गए, शुद्ध सात्विक की भोजन, अपने हाथ से बना हुआ भोजन और ईश्वरीय शक्ति से चार्ज किया हुआ भोजन, डिवाइन एनर्जी से चार्ज किया हुआ भोजन हम लोग स्वीकार करते हैं। अभी ये लॉकडाउन के कारण जब ज्यादा समय हमारे घर में बीतता है तो हम खुद ही अपने हाथों से ईश्वर की याद में ईश्वरीय शक्ति से चार्ज किया हुआ भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अभी हम लोग इतने दूर पर होते हुए भी, इस भूखंड के अलग अलग जगहों पर हम लोग निवास करते हुए भी आज इस डिजिटल स्किल के कारण, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हम एक दूसरे के इतने करीब महसूस कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के तस्वीर को भी बहुत करीब से देख पा रहे हैं, जो कि हमारी एक डिजिटल स्किल की इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये लॉकडाउन के कारण ये टेक्नोलॉजी की जानकारी हमें हो गई, हम इसमें स्वयं को इक्विप करने में सक्षम रहे। ये स्किल पहले भी थी, लेकिन इसके इस्तेमाल करने की जानकारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, जो अभी परिवेश ने, परिस्थिति ने हमें मजबूर कर दिया सीखने के लिए। जब ज्यादा समय हम परिवार के अंदर और अपने घर के अंदर बिता सकते हैं तो मौन की शक्ति का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया, अपने पुरुषार्थ जीवन में थोड़ा सा और डेवलपमेंट की प्रयास किया। हफ्ते में 2 दिन में और फास्टिंग करने की विधि बना ली। फ्राइडे और सैटरडे ये दोनों दिन, एक दिन में वॉइस फास्टिंग करता हूँ और एक दिन डिजिटल फास्टिंग करता हूँ। वॉइस फास्टिंग मतलब पूरे दिन की मौन और ईश्वरीय मनन चिंतन, रूहानी ड्रिल, बहुत ही फोकस्ड अटेंशन के साथ। और सैटरडे के दिन डिजिटल फास्टिंग, यानी किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो, उससे अपने को दूर रखना। आज के दिन ऐसी हो गई कि हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालने के कारण रात को जब सोते हैं तो शायद शरीर सो जाता है, लेकिन मन के अंदर में भाग दौड़ चलता रहता है। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज आल्सो नॉट गुड। बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने मन के अंदर डाल देते हैं, इतनी सारी मैसेज आती रहती है, इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी इमेजेस आती रहती है कि वो हमारे मन के अंदर बहुत डीप इंप्रेशन डाल देते हैं। अपने मन को हल्का रखना है। पुरुषार्थी जीवन में, तपस्वी जीवन में, ब्राह्मण के जीवन में इतने सारे विस्तार की आवश्यकता नहीं है और ना ही डिजायरेबल है। इसीलिए विस्तार को समेट कर हमें अपने ऊपर अटेंशन देना जरूरी है। इसलिए साइलेंस की पावर को भी प्रैक्टिस में लाने की हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। स्क्रीन फ्री लंच, पहले कुछ भाई बहनों की हमारी आदत पड़ी हुई थी कि खाते खाते भी टीवी देखते रहेंगे, भले ही वो टीवी में बाबा की गीत क्यों नहीं चल रही हो या बाबा का प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा हो। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे भी भाई बहने हैं जो कि न्यूज देखते देखते डिजिटल स्क्रीन के ऊपर अटेंशन रखते, कुछ अर्जेंट ऑफिशियल मैसेज के बारे में बात करते या पढ़ते हुए भोजन करते थे, भले ही वो एक पल के लिए भी क्यों ना हो। लेकिन आपको पता है कि whenever attention goes, the energy starts flowing। जब भी हमारी अटेंशन कोई एक व्यक्ति के ऊपर, एक परिस्थिति के ऊपर, एक लेख के ऊपर, किसी के ऊपर भी जाती है तो तुरंत मन उसके ऊपर एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है और अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाती है। तो उस समय लंच करते समय अगर हम ऐसा करते हैं तो लंच की जो पूरी की पूरी पोषण तत्व है वो हमारे शरीर और मन की और आध्यात्मिक विकास के लिए जिस तरह से इस्तेमाल होनी चाहिए, उसमें किसी ना किसी तरह से डाइल्यूशन आ जाती है। तो ये स्क्रीन फ्री लंच यानी स्क्रीन फ्री फूड, भोजन करते समय स्क्रीन फ्री यानी किसी भी तरह का डिजिटल इक्विपमेंट से अपने को दूर रखने की आदत हमने डाला। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव गिफ्ट है। स्टेबिलिटी इन टर्बुलेंस, ये पूरे सारी डिस्कशन की, सारी चर्चाओं की ये निचोड़ कह सकते हैं कि चारों तरफ की हलचल के अंदर में भी हम कैसे अचल अटल स्थिति में रह सकते हैं। और ज्यादा ज्ञान स्नान करने की मौका मिल रही है। नॉलेज बात के मतलब नॉलेज। तो ज्यादा ज्ञान स्नान हम कैसे करते हैं? पहले मुरली को शायद दिन भर में एक बार पढ़ लेते थे तो हमें पर्याप्त लगता था।
अभी ज्यादा समय मिल रही है तो हम 3-4 बार भी पढ़ लेते हैं। उसकी जो क्रीम है, उसके जो अंदर की जो सबसे अच्छे मक्खन जैसे कहते हैं, वो भी हमें प्राप्त हो रही है। अव्यक्त वाणियों के अंदर में तो पूरा खजाना भरा हुआ है। मैं तो अव्यक्त वाणी को दिन भर में पूरे 5-6-7-8 बार पढ़ लेता हूँ, कभी कभी तो 10 बार तक पढ़ लेता हूँ। इतनी आनंद मिलती है उसमें। जितनी आप पढ़ते रहेंगे उतना ही आपको उसके अंदर की जो खजाना है वो प्राप्त होता रहेगा। तो ज्ञान चिंतन करना, मंथन करना, ज्ञान स्नान करना, इसमें भी हमें पर्याप्त मौका मिल रही है। बी पॉजिटिव इन सी पॉजिटिव। कोरोना जैसे महामारी के अंदर में भी हम खुद अपने आप को सकारात्मक नजरिया के साथ जीने की कला सिखा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चमत्कार कला है जो कि हर व्यक्ति को शायद नहीं मिल पाता, और जिनको मिलता है, जिन्होंने ऐसे बना लिया अपने दृष्टिकोण, जिन्होंने ऐसी कला को डेवलप कर लिया, वो तो ब्लेस्ड चिल्ड्रन है, बाबा के अनमोल बच्चे हैं, निराले बच्चे हैं। बेटर सेल्फ केयर, खुद के और बेहतर ढंग से देखभाल करने की हमें मौका मिली है। और सार के रूप में कहें तो बाबा जैसे मुरली में कहते हैं, सिंपल एंड सैंपल, सरल भी बने और ऐसे सैंपल बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, जो औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन जाए। एक बार कोरोना वायरस जो कि इतनी सूक्ष्म पार्टिकल है, बहुत ही क्षुद्र अणुजीव है, वो एक बार बाबा से टक्कर देते हुए कहा कि आप तो इतने शक्तिशाली है, भाग्य विधाता है, विधि के विधान भाग्य रचयिता है, पूरे सृष्टि को नियंत्रण करने वाले हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा अणुजीव होने पर भी आपके सारे आश्रमों को मैंने बंद करवा दिया। कोरोना वायरस कहता है कि मैं एक सूक्ष्माति सूक्ष्म अणुजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होकर भी आपके सारे के सारे आश्रम को अभी बंद करवा दिया। मैं इतनी पावरफुल हूँ। बाबा के सामने कोरोना वायरस अपनी परिमा दिखाते हुए, अपनी गरिमा करते हुए, महिमा करते हुए, अपनी पावर को दिखाते हुए ये कहा। फिर बाबा ने बड़े प्यार से, नम्रता से कहा कि तू जो कह रहा है उसके सामने मैंने तो आज के दिन में घर घर को आश्रम बनवा दिया। सही में जो बाबा ने कहा, आज हम लोग शायद आश्रम में जाने में असमर्थ हैं, लेकिन अपना घर को ही हम लोग एक एक आश्रम बना दिया, यानी गृहस्थाश्रम बन गई। हम चाहे साकार रूप से हमारे सेवा केंद्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे हुए भी किसी न किसी रीति से हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। तपस्या भी करते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, और अमृत वेले की मेडिटेशन भी करते हैं, और आपस में जो ज्ञान की आदान प्रदान है उसमें भी हम किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी है। विशेष रूप से 11 ऐसे लेसन है यानी सीख है जो कोविड से हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हम थोड़ा बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी उसको और थोड़ा सा गौर से देखेंगे। जीवन अनिश्चित है, यह हमें पता चल गया। नजर के सामने अचानक मौतें हो रही है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा दौलत है, और दुर्भाग्य यह है कि हम स्वास्थ्य को ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते आ रहे थे शायद आज तक। ज्यादा से ज्यादा अटेंशन हम ऑफिस के कार्य पर देते थे, अपने बिजनेस पर देते थे, अपने बच्चों के पढ़ाई पर देते थे, उनके फ्यूचर के ऊपर अटेंशन देते थे, और अपने पेरेंट्स के ऊपर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो फर्ज है पेरेंट्स के साथ, वो भी निभाते थे। फाइनली देखा जाता था कि शायद हम अपने ऊपर अटेंशन देने के लिए एक भी फुर्सत नहीं बचता है। अभी पता चला कि खुद का देखभाल करना बहुत जरूरी है। अपनी शरीर की ताकत, अपनी शरीर की जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोध की क्षमता है, जीवनी शक्ति है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जरा आप गौर से सोचेंगे तो खुद को अगर कुछ हो जाए जिसके ऊपर पूरे परिवार डिपेंडेंट है, तो हो सकता है कि आप अकेले अगर दुनिया में ना हो तो आपके परिवार भी अनाथ हो सकती है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि परिवार सदस्यों को देखभाल करें जरूर, उनकी पालना करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम खुद का भी देखभाल करना बहुत जरूरी है। पैसे ही सब कुछ नहीं देता है। पैसे को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा है तो हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आज जिस तरह से परिवेश हम देख रहे हैं, चारों तरफ की परिस्थितियां देख रहे हैं, करोड़पति अरबपति लोग भी होते हुए सब कुछ हेल्पलेस होकर जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, जापान जैसे इतने विकसित राष्ट्र है जहां पर मेडिकल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे अरबों रुपया सरकार खर्च करती है। आज ये कोरोना संक्रमण के पीछे उन्होंने काफी प्रयास किया है, लेकिन आज तक इसकी वैक्सीन नहीं निकल पाई और लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। फैमिली लाइफ इज प्रेशियस, पारिवारिक जीवन बहुत ही अनमोल है। शायद पहले हम लोग परिवार से ज्यादातर बिछड़े हुए रहते थे परिस्थिति के कारण और अपनी जिम्मेदारी के कारण। अभी पता चला कि ये फैमिली लाइफ में गुणवत्ता लाना बहुत जरूरी है, और ये पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि गरीब और अमीर दोनों समान है, ये दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। जब तक ये बीमारी आती है,
so far as the pandemic is concerned, ये देखती नहीं है कि कौन गरीब कौन अमीर है, ये सभी को अटैक कर सकती है। और जब हम होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर ईश्वर को पुकारने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हाथ उठा देते हैं, हम सरेंडर हो जाते हैं कि एक ऐसे अदृश्य शक्ति है, खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, सुप्रीम फादर है, जो कि हमें प्रोटेक्शन दे सकता है, बचा सकता है। और ये भी हमें पता चल गया कि जिस तरह के फास्ट फूड या जंक फूड के पीछे हमारे बच्चे लोग भागदौड़ किया करते थे, शौक से खाना चाहते थे, अभी पता चला ये पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बिना हम आसानी से और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बाहर गए बिना भी हम जीवन जी सकते हैं, महीनों तक हम बाहर गए बिना जीवन जी सकते हैं। सादा भोजन ही सेहत के लिए बहुत अच्छे खुराक है, सबसे बढ़िया इनपुट है सादा भोजन, सरल भोजन और सादगी, आचार व्यवहार में सादगी। फिर टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड मोर प्रोडक्टिवली, समय को हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें पता चल गया। ये सारी चीजें, ये सारी सीख हमें कोरोना से ही मिली है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हम बाबा के बच्चे तो बन गए, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन शरीर हमें अगर साथ ना दे तो हमारी पुरुषार्थ जीवन में कोई मीनिंग नहीं रहती है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो घड़ी घड़ी हमें बीमारियां सताती रहती है, हम अस्वस्थ पड़ जाते हैं, तो फिर हम पुरुषार्थ भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तपस्वी जीवन हमारी गड़बड़ होने लगेगी, क्योंकि शरीर ही हमारे आधार है, यही हमारे रथ है, इसके आधार पर ही हम 21 जन्मों की बाद से ही प्राप्त करने की तपस्या कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर को जिंदा रखने के लिए आज हमारे पास एक विकल्प सिर्फ बचा है, क्योंकि ये पैंडेमिक, ये संक्रमण, ये कोरोना की जो भय है, कोरोना की जो बीमारी आई है, इसकी कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं निकल पाई है। इतिहास कहता है कि इसके पहले जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई है, जिसके लिए वैक्सीन निकाली है मानव जाति ने, लगभग 10 साल लगी है एक एक वैक्सीन को निकालने के लिए और उसकी सफल प्रयोग करने के लिए। तो आज हम लोग इतनी आसानी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसकी वैक्सीन बहुत जल्दी हमारे हाथ में उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए हमें कोरोना के साथ जीवन जीने की कला अपनानी पड़ेगी। उसके लिए एकमात्र उपाय है अपने अंदर की इम्यूनिटी को हम डेवलप करें, यानी जीवनी शक्ति को हम शक्तिशाली बनाएं, ऊर्जावान बनाएं, मजबूत बनाएं, जो कि कोरोना शायद चारों तरफ रहे फिर भी उसके अंदर हम स्वस्थ सके। इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए 2 प्रयोग हम कर सकते हैं, एक तो फिजिकल लेवल पे, दूसरा इमोशनल लेवल पे, क्योंकि शरीर और प्राण, शरीर और मन, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, बॉडी एंड माइंड जिसको कहते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और मन के स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छे विचार चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। अब ये दोनों अगर व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तब जाकर हम परफेक्ट हेल्दी कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आज हम लोग 2 चीजों पे बात करेंगे, शारीरिक इम्यूनिटी कैसे बूस्टिंग करें और भावनात्मक यानी इमोशनल इम्यूनिटी कैसे बूस्टिंग करें। सबसे पहले एक सिद्धांत के रूप में हम आपके सामने ये उपस्थापन करना चाहते हैं कि ये एक फ्रेश फ्रूट है, एप्पल है, और ये एक सड़ा हुआ एप्पल है। दोनों के बीच में हमने एक कीड़ा को छोड़ दिया, इट्स ए वेरी स्मॉल इंसेक्ट। अब इसके हाथ में पूरे 360 डिग्री की फ्रीडम है कि या तो ये फ्रेश एप्पल के पास जा सकता है या तो सड़ा हुआ एप्पल के पास जा सकता है। लेकिन हमारी लॉजिक, हमारी विवेक, हमारी ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि कीड़े हमेशा सड़े हुए फलों के पास ही जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको उस तरह का वातावरण जीने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। वहीं पे वो लोग सरवाइव कर सकते हैं, अपनी वंश के विस्तार भी कर सकते हैं। साथियों, जब हम लोग इस दुनिया में जीवन जीते हैं, शरीर के अंदर में हमारी आत्मा निवास करती है, तो शरीर जब प्रदूषित हो जाती है, उसके अंदर में विजातीय द्रव्य यानी टॉक्सिक मैटर की मात्रा बढ़ जाती है, उस समय ही बाहर की जो एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स है, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है, कीड़े हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो कुछ कहें, सब कुछ उस शरीर में निवास करने के लिए तत्पर होते हैं जो शरीर प्रदूषित है, जो शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, यानी विषाणु भरे हुए हैं, विजातीय पदार्थ भरे हुए हैं। ये विजातीय पदार्थ होता क्या है? हम जब रोज टट्टी करने जाते हैं, पेशाब करते हैं, शरीर से जो पसीना निकलती है, आंख से कचरा निकलती है, रोज हम लोग टूथब्रश से ब्रशिंग करते हैं, जीभ साफ करते हैं, कान से गंदगी निकलती है, पसीना निकलता रहता है, ये सारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी टॉक्सिन्स है। ये विष प्रोडक्ट है, जहरीला प्रोडक्ट है। शरीर के अंदर अगर ये समा के रह जाए, किसी कारण से अटक जाए,
प्रॉम्प्टली निकल ना पाए तो फिर शरीर को ये बीमारग्रस्त करेंगे ही। तो हमें ध्यान देना है कि ये शरीर को हम कैसे साफ सुथरा रखें, यानी क्लिनसिंग प्रोसेस। हमारे शरीर के अंदर में प्राकृतिक रूप से बनने वाले ये जितनी सारे विष द्रव्य है, विजातीय द्रव्य है, इसको त्वरित ढंग से निष्कासित करवाने की प्रक्रिया हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी मदद करना चाहिए। उसके लिए हमें 3 चीजों के ऊपर अटेंशन देना है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। तो उसके लिए अच्छी आहार चाहिए, यानी संतुलित आहार चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल यानी आचार व्यवहार भी अच्छी होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, और पर्याप्त रूप से हमें नींद प्राप्त होनी चाहिए। ये तीनों के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले शारीरिक बूस्टिंग, फिजिकल बूस्टिंग। आज के दिन में ये कोरोना बीमारी के रेमेडी के तरह प्रिवेंशन की ओर ले जाने के लिए हमारे भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने एक विशेष रूप से ड्रिंक को स्वीकृति दी है, जो कि बीमारी को भगाने के लिए पर्याप्त है, प्रिवेंशन करने के लिए पर्याप्त है। किस तरह से? इनडायरेक्ट तरीके से, यानी शरीर के अंदर में रोग प्रतिरोध की क्षमता को ये बढ़ाती है, ताकि अगर वो वायरस आए तो भी उसको नलीफाई कर सकता है या काउंटर कर सकता है। करना क्या है? गर्म पानी चूल्हे में बिठाकर पानी को गर्म कर लें, उसमें कुछ गुड़ डाल दें और तेज पत्ता डाल दें। फिर उसमें ये सारी चीजों को पीसकर पाउडर बनाकर या पेस्ट बनाकर उस गर्म पानी में डाल दें। क्या क्या है? काली मिर्च है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, सौंफ है, हल्दी के कुछ मात्रा में हल्दी डाल दें, उसमें लौंग डाल दें, तुलसी के पाउडर या तुलसी के पत्ते डाल दें और अदरक डाल दें। ये सारी चीजों को मिलाकर उस गर्म पानी में डाल दें और उसको काढ़ा के रूप में खाली पेट में सवेरे एक बार, शाम को एक बार। ये भारत सरकार के स्वीकृति प्राप्त एकमात्र विशेष रेमेडी है जो कि प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये हमारी इम्यूनिटी को पर्याप्त रूप से डेवलप करने के लिए मदद करती है। दूसरा प्रयोग है गोल्डन मिल्क, यानी दूध के साथ में हम हल्दी के पाउडर मिलाकर, गर्म दूध के साथ हल्दी के पाउडर मिलाकर रात को सोने के पहले खाली पेट में 1 ग्लास पी सकते हैं। ये भी हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। उसी तरह से गोल्डन हनी, यानी शहद में भी थोड़ी सी हल्दी के पाउडर मिलाकर उसको भी हम पी सकते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को डेवलप कर सकती है। इसको गोल्डन हनी बोलते हैं। उसमें थोड़ी सी नींबू की रस डाल दें तो फिर सोने की सुहागा जैसे वो काम करेगा। इसके अलावा कुछ खट्टे फल हैं, जैसे मौसमी हुआ, नींबू हुआ और आंवले की जो बेर होती है, ये तीनों को हम इस्तेमाल करें जितनी ज्यादा हो सके, समय अनुसार और अपने रुचि के अनुसार। जितनी मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक केमिस्ट्री में आती है पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको पता होगा। ऐसे पानी को हम लोग नेचुरल न्यूट्रल पीएच वैल्यू मानते हैं, जिसकी वैल्यू है 7। कोरोना वायरस की पीएच वैल्यू साइंटिस्ट वालों ने देखा है कि ये 5.5 से लेकर 8.5 तक होती है। और अगर कोई भी भोजन, कोई भी खाने की चीज जिसका पीएच वैल्यू 8.5 से ज्यादा हो, वैसे चीजों को हम इस्तेमाल करें तो फिर वो कोरोना को नलीफाई कर सकता है। इसीलिए अल्कलाइन फूड यानी क्षारीय तत्व युक्त भोजन हमें करना बेहतर है, जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, जैसे पाइनएप्पल यानी अनानास हुआ, इसका पीएच वैल्यू 12.7 है, जो कि कोरोना वायरस से काफी ऊंचा है। संतरा है 8.5, ये भी ऊंचा है। नींबू का 9.9 है, आम का 8.7, खैर अभी तो आम का सीजन नहीं है, अभी नहीं मिलने वाला। और संतरा का 9.2। संतरा का कई वेराइटीज आती है, लेकिन जो भी वेराइटी हमें मिले इसको अरेंज करते हैं, और एक टामरिंड आती है। वो सारी चीजें संतरा की जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे कोरोना के पीएच वैल्यू से काफी ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एक व्हीट ग्रास की पाउडर मिलती है बाजार में, इसको घर में भी जगाया जा सकता है। गेहूं के घास घर के अंदर गमले में भी इसको जगाया जा सकता है, इसका जूस बना के भी पी सकते हैं खाली पेट में। ये भी हमारी फिजिकल बूस्टिंग कराती है इम्यूनिटी की। और ये एक आकू पिरामिड मैग्नेटिक प्लेट है, आकू मैग्नेटिक पिरामिड प्लेट है, जिसके अंदर में आकुप्रेशर इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और पिरामिड हीलिंग के तीनों इफेक्ट कंबाइंड है। ये बहुत ही सस्ती चीज है, बाजार में मिलती भी है, लगभग 300 से 500 रुपए के अंदर आ जाती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, नो वियर एंड टियर, जनरेशन टू जनरेशन काम करती है। ये हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मदद करती है। इसके ऊपर सिर्फ 5 मिनट की कदम ताल करनी पड़ती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक चार्ट है जहां पर भिन्न भिन्न एज ग्रुप को दिन भर में कितने समय की सुख की निद्रा लेनी चाहिए उसकी वर्णन की गई है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक ये उम्र के अनुसार दिन भर में कितने समय सोना चाहिए ये वर्णन किया गया है। जो हाईलाइटेड पोर्शन येलो कलर में दिखाया गया, इसमें दिखाया जा रहा है कि 15 से लेकर 50 साल उम्र के लोग लगभग दिन में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। ये नींद शांति की नींद होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए। टीवी देखते देखते, मोबाइल में बात करते करते, म्यूजिक सुनते सुनते सोना कंप्लीट या परफेक्ट नींद नहीं मानी जाती है। 8 नंबर पॉइंट जो कि हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए मदद करती है, बहुत अच्छी एक फॉर्मूला है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी। पीटी का मतलब फिजिकल थॉट है, सॉरी पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक विचार, और ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन। हमारी सकारात्मक विचार जितना बढ़ेगा, मन के अंदर में कल्याणकारी भावनाएं जितने हम पैदा करेंगे, हमारी इम्यूनिटी उतनी बढ़ेगी और हमारी आशाएं, प्रतीक्षाएं, औरों से जो मुरादें हैं उसको कम करते जाएंगे तो हमारी मानसिक स्थिति भी संतुलित रहेगी और हम रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। उसमें भी हमारी इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये एक कॉर्न सिल्क इसको कहा जाता है, जो कि अक्सर करके ऊपर में जो हेयरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे हेयर जैसे देख रहे हैं, जो कि अक्सर करके हम लोग फेंक देते हैं और बीज को ही खाते हैं। ये हेयर को आजकल फेंका नहीं जाना है, इसको फेंकना नहीं है। आप क्या करें, इसको गर्म पानी में उबाल के फिर उसको छान लें। छनने के बाद इस हेयर सिल्क को फेंक दें और उस बॉइल्ड वाटर को काढ़ा के रूप में पी सकते हैं। खाली पेट में सवेरे एक बार, शाम को एक बार पी सकते हैं। आधा कप से लेकर 1 गिलास तक उम्र के अनुसार पिया जा सकता है। ये भी हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और एक बात करते हैं भोजन से संबंधित। 3 तरह की अक्सर करके भोजन होती है, जो पॉजिटिव प्राणिक फूड, नेगेटिव प्राणिक फूड और जीरो प्राणिक फूड। इसका मतलब है कुछ ऐसे भोजन है जो भोजन करने पर, पेट में पचने पर या पचने के उपरांत हमारे शरीर से कुछ एनर्जी की खपत कर लेती है, वो है नेगेटिव प्राणिक फूड। और कुछ होते हैं जो हमें खुद ही एनर्जी प्रदान करते हैं, जो जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्राणिक फूड। और कुछ ऐसे होते हैं जो ना हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, ना हमारे शरीर से एनर्जी खपत करते हैं, वो है जीरो प्राणिक फूड। ये तीनों की हम इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के साथ करें, अटेंशन के साथ करें तो हमें बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी। प्याज लहसुन तो हमारी जिंदगी से कब से हट चुकी है, जब हम बाबा के बच्चे बन गए। बाकी सारी चीजें, जैसे कभी कभी चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, ब्रिंजल की सब्जी हम सब्जी में डालते हैं, हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं, हींग इस्तेमाल करते हैं। जितने सारे नर्वस स्टिमुलेंट्स है और ड्रग्स है, कभी कभी मेडिसिन हम खाते हैं, उस मेडिसिन के अंदर में भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो कि निगेटिव प्राणिक फूड के रूप में काम करते हैं और शरीर की वाइटल एनर्जी यानी रोग प्रतिरोध क्षमता को छीनते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हम बता रहे हैं आपको जो कि जीरो प्राणिक फूड कहलाते हैं, टमाटो और पोटैटो, आलू और टमाटर है। ये दोनों ना हमें कुछ प्राणिक एनर्जी देते हैं, ना कुछ प्राणिक एनर्जी लेते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छी आदत यह है कि हम इन चीजों को हमारे भोजन के साथ में बढ़ाते जाएं। शहद है, मशरूम है, नारियल है, डाब है, मूंगफली है और लौकी है। लौकी के अंदर में पर्याप्त रूप में भरी हुई है वाइटल एनर्जी यानी जीवनी शक्ति। इसको हम जितने ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा। और जितने सारे स्पाइसेस यानी मसाले हैं जो कि हमारे किचन में अक्सर करके रहता ही है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, ये सारी चीजें हम रेगुलर रूप से इस्तेमाल करते ही रहते हैं। ये सारी चीजों को हम इस्तेमाल बढ़ाते चलें। हम जो भोजन करते हैं उसको प्रमुख रूप से 3 भाग में भाग करते हैं। लगभग 50% हमारी स्टोमक कैपेसिटी की यानी पेट की जो शक्ति है, कैपेबिलिटी है, उसकी 50% हम सॉलिड भोजन से भरें, 25% पानी से भरें जो कि भोजन के 1 घंटा पहले या तो 1 घंटे के बाद लें, और 25% हम खाली स्थान छोड़ दें जिस जगह पर आकाश तत्व को कार्य करने की पर्याप्त मौका मिले। फिर सॉलिड फूड जिसके अंदर में हम रोटी, चावल, पापड़, दही, सलाद इत्यादि लेते हैं, मोटा मोटी रूप से उसको सॉलिड फूड मानी जाती है। उसके अंदर में से 50% कच्चा भोजन हो और 50% आग के संस्पर्श में बना हुआ भोजन हो। फिर आग के संस्पर्श में बना हुआ भोजन को फिर 2 भाग में बांटते हैं, जिसमें क्षारीय तत्व वाली भोजन 80% हो, अम्लीय तत्व वाली भोजन 20% हो। ये एक ओवरऑल आइडिया है। ऐसी अगर हम भोजन के ऊपर ध्यान रखकर करें तो फिर हम
अच्छी सेहत मेंटेन कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर की जो केमिस्ट्री है, रसायन तत्व है, वो भी बिल्कुल संतुलित अवस्था में रहेगा। अब ये अल्कालाइन एसिडिक फूड होता क्या है, इतनी गहरी केमिस्ट्री तो अभी पढ़ने की उम्र है ना हम पढ़ सकते हैं। एक आइडिया के लिए, बेसिक आइडिया के लिए यहाँ पर हम आपको एक लिस्ट दिखा रहे हैं कि अल्कालाइन फूड क्या होती है। जितने सारे अंकुरित चीजें हैं, फल है, वेजिटेबल्स है, जो सीजनल वेजिटेबल्स है, और दूध से बनी हुई सारी चीजें, नारियल और सूखे फल, ये सारी चीजें जो कि प्राकृतिक रूप से अक्सर करके हमें प्राप्त होती है, ये सारे अक्सर करके अल्कलाइन फूड होते हैं। इसकी मात्रा को बढ़ाते चलना है, लगभग 80% हमारी भोजन की। और एसिडिक फूड में दाल, जितने सारे अनाज है, पल्सेस है, नॉनवेज फूड है, जितने फास्ट फूड है, जंक फूड है, नूडल्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम इत्यादि इत्यादि, जो कि आंखें बंद करके आप हाथ लगाएं तो गली गली में, ठेले ठेले पर आपको ये सारे मिलने वाले, वो अक्सर करके एसिडिक होते हैं। आज के दिन में देखा जाए तो लगभग हम एसिडिक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लगभग 80%, और अल्कलाइन फूड 20%, जिसमें हमारी संतुलन जस्ट रिवर्स हो जाता है, इसलिए बीमार पड़ना तो स्वाभाविक है। अब आइए थोड़ा सा इमोशनल बूस्टिंग की भी बात करते हैं। खाली भोजन अच्छा भोजन करें, पौष्टिक आहार करते जाए तो शरीर शायद अच्छा रहेगा, सेहत अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक ना रहे तो ये शारीरिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है। एक दूसरे का परिपूरक है। शरीर गड़बड़ हो गया तो मन गड़बड़ हो जाएगा, मन गड़बड़ हो गया तो शरीर भी गड़बड़ हो जाएगा। इमोशनल बूस्टिंग में हम लोग बात करते हैं कि 3 विशेष ऐसी छतरी है जिसको हम लोग हमेशा ख्याल में रखें। बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा के 3 छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा अवेलेबल है। इसको एक याद रखने की फॉर्मूला हमने डेवलप किया, 2 दाग। 2 का मतलब है DO, डिस्टेंट ऑब्जर्वर। हम इस पूरे विश्व को एक ऑब्जर्वर यानी ड्रामा के जैसे देख रहे हैं। खुद ही हम दृष्टा हैं और पूरे विश्व के नाटक से हम एक अलग हैं, ऑब्जर्वर हैं। और ग्लोब से अपने को किनारा करते हुए, अलग करते हुए रोज इसकी प्रैक्टिस करें कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो रही है, जो कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने घटती जा रही है, जड़ और चैतन्य सब कुछ में सिर्फ देखने वाली एक निमित्त आत्मा हूँ। डिस्टेंट ऑब्जर्वर दूसरा है, डिस्टेंट पहला हो गया डिस्टेंट ऑब्जर्वर, दूसरा हो गया डिटैच्ड अटैचमेंट, निर्मोही स्थिति, उपराम स्थिति। सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना, अपने को उसमें घुल मिलाकर नहीं जीना, अपने को किनारा रखना, न्यारा और प्यारा रखना, संबंध संपर्क में रहते भी अपने को उपराम रखना। जैसे कहते हैं मरजीवा जन्म, यानी हम मर चुके हैं, हमारी जब दैवी जन्म हो गई, बाबा की ज्ञान मिल गई, हमारी विशेष जन्म हो गया, एक नई लाइफ की शुरुआत हमने कर दिया, तब से हम डिटैच्ड अटैचमेंट की जीवन जी रहे हैं। और तीसरा है एजी, मतलब आर्ट ऑफ गुडनेस। रोज हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करें, सबकी भलाई का चिंतन करें, बोल से, संकल्पों से या तो कर्मों से हम किसी ना किसी आत्मा की भलाई करें, या बोलें या संकल्प मन सा सेवा भी करें। ये तीनों चीज हमें इमोशनल बूस्टिंग के लिए मदद करते हैं। सवेरे जब उठते हैं, अमृत वेले के समय मेडिटेशन करते हैं, तो 5 विशेष शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा अपने को रिचार्ज करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कम से कम 3 बार लिखें, अगर नहीं लिखते हैं तो मन से 3 बार इसको दोहराएं, गुनगुनाते रहें। सिर्फ गुनगुनाना नहीं है, उसके साथ साथ इसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अंदर में समा के चलना है, एहसास करना है। दूसरा है मैं निर्भय आत्मा हूँ। तीसरा है मेरा शरीर निरोग है, स्वस्थ है और सदा ही रहेगा। चौथा है परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ और मेरे परिवार के चारों तरफ है और विश्व के चारों तरफ है। पांचवा, वो चीज जो सृष्टि पर आई है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ये 5 विशेष पावरफुल थॉट्स हम अपने आप को रोज सवेरे अमृत वेले दें, ताकि हम इस तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे दिन भर में एहसास करते रहें। और रोग तो कभी आएगा ही नहीं, साथ साथ हम खुद को भी बहुत ही शक्तिशाली और निरोग एहसास करते रहेंगे। अपनी इमोशनल इम्यूनिटी भी डेवलप होती जाएगी। एक डॉक्टर साहब के साथ में आपको परिचय करा दूं, डॉक्टर FR शियर। ये भी हमारी मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए काफी मदद करते हैं। सिर्फ डॉक्टर साहब का नाम याद रख लें तो आपको काम भी बन जाएगा। DR का मतलब होता है जो हम ड्रिंक करते हैं,
जो पीते हैं, चाहे पानी हो, दूध हो, फल का रस हो, जो भी पीते हैं उसको 30 सेकंड के लिए पहले चार्ज करें। ये तो बहुत सारी हमारे दैवी परिवार के आत्माओं की आदत पड़ी हुई है, ये जस्ट रिवीजन है। अभी के समय आप उसको फिर से चार्ज करके पिए और चार्ज करते समय ये संकल्प चलाएं, तो ये तो बाबा का अमृत है, बाबा का दिया हुआ अमृत है, बहुत ही शक्तिशाली ड्रिंक है, जिसको पीकर मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ और ऊर्जावान बन रही हूँ। एप का मतलब है फूड, जो भोजन करते हैं उसको भी सकारात्मक नजरिया के साथ भोजन करें, बाबा को साथ साथ खिलाते रहें। आर का मतलब रीडिंग करना, चाहे किताब से हो, मोबाइल से हो, इंटरनेट से हो, कंप्यूटर की स्क्रीन से हो, किसी भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो आपकी दिमाग के अंदर में इनपुट के रूप में जा रही है, वो आपकी मानसिक स्वास्थ्य के खुराक बन रहा है। इसलिए पढ़ें तो सोच समझ कर पढ़ें, बेमतलब की चीजों को ना पढ़ें और अत्यधिक भी ना पढ़ें। आजकल की दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, लेकिन इतने सारे इंफॉर्मेशन का लोड भी ना डाल दे अपने ऊपर जो कि हमारी मानसिक स्थिति को गड़बड़ कर दे। फिर एस का मतलब है देखना, जो कुछ हम देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी इमेज, बहुत सारे मैसेज ऐसी आती है जो तो यूजलेस है ही, और कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो पढ़ने पर उसका पूरा असर मन के ऊपर पड़ता है। कुछ देर के लिए हमारी मन की संतुलन बिगड़ सकती है, उसको पढ़ने के पहले डिलीट कर दें। और लास्ट को हुआ ईयर, ईयर का मतलब सुनना, वही चीज सुने जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी पुरुषार्थी जीवन में सपोर्ट का काम करे, मदद का काम करे। फालतू बातें ना सुने, ना सुनाए। ये 5 चीजों को अगर हम ख्याल में रखें तो हमारी इमोशनल बूस्टिंग भी बहुत अच्छी ढंग से हो सकती है। फिर कोरोना नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है आजकल, लेकिन कोरोना को हम एक पॉजिटिव थॉट के रूप में लिया, पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स के रूप में लिया। सी का मतलब कनेक्ट, कौन किससे कनेक्ट होगा? सोल, सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो जाए, यानी हमेशा हम कंबाइंड स्वरूप में रहें। ऑब्जर्व, दृष्टा के रूप में जीवन जिए, अपने को निर्मोही और उपराम स्थिति में रखें। रेडिएट, हमेशा सकारात्मक वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते रहें। ये तभी होगा जब हम अपने अंदर में सकारात्मक एनर्जी समा के रखेंगे, तब सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करें। रोज मुरली पढ़ना, अमृत वेले के योग करना, ज्ञान स्नान करना, रोज कुछ ना कुछ अच्छी कार्य करना, वैल्यू एडिशन करना, ये सिस्टमैटिक ढंग से चलती रहे। जब तक जान है, जब तक सांस है, जब तक ये शरीर में हम है, तब तक हम रोज अपने साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते जाएं। फिर नर्चर, पालन पोषण, शरीर का भी आत्मा का भी, दोनों की पालन पोषण का ध्यान दें। आज तक हम लोग शायद ज्यादा अटेंशन देते थे शरीर का स्वास्थ्य के ऊपर, आत्मा के स्वास्थ्य का भी उसी तरह से उससे कई गुना ज्यादा अटेंशन देने की शायद जरूरत है, क्योंकि आत्मा जब स्वस्थ रहेगा तभी वो शरीर को कमांडर के रूप में सही दिशा में चलाने की प्रेरित कर सकेगा। और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने की कला, दो चीजें यहाँ पर आती है, एक हो गया एक्सपेक्टेशन, दूसरा आता है एक्सेप्टेंस। हम ज्यादातर एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मेरे कहने के अनुसार ये चले, मेरी चाहत के अनुसार ये कार्य हो, मेरी डायरेक्शन के अनुसार ये एक्टिविटी हो, ये हो जाती है एक्सपेक्टेशन। ये संभव है क्या? क्या हमारी चाहत के अनुसार सारी दुनिया वाले कार्य करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाएंगे तो हमारी मन की स्थिति गड़बड़ होती जाएगी। हमारी मन के हिसाब से काम कोई भी करने वाले नहीं है, कोई करते भी नहीं है। करते तभी हैं जब हमने कुछ कहा और उन्होंने उसको किया, इसका मतलब हमारी बातों को उनके मन ने स्वीकार किया तभी उन्होंने किया। तो वो हमारी कहने के अनुसार नहीं करते हैं, लेकिन अपनी मन के अनुसार करते हैं। अगर कर लेते हैं तो हमें खुश लगता है और नहीं करते तो हमें दुख होता है। इसका मतलब हम अपने रिमोट औरों के हाथ में सौंप देते हैं। उसके बदले बाबा का महावाक्य है कि स्वीकार करने की कला को अपनाएं। जो जैसा है, जहां पर है, जो कुछ होता है, सब कुछ मुझे स्वीकार्य है। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। मेरे ऊपर औरों की असर पड़ने की बजाय मैं अपनी पॉजिटिव इम्पैक्ट के द्वारा, सकारात्मक असर के द्वारा औरों को प्रभावित कर सकती हूँ। इस तरह से आप इसको याद रखें तो ये कोरोना की एक्रोनिम आएगी और हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देती रहेगी। फिर वक्त का भी थोड़ा सा कदर करना सीखें। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी सबकी हो चुकी थी,
और हो सकता है कि कोरोना के बाद फिर से उसी तरह की जिंदगी बन जाए। लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लें, एक बहुत अच्छी कविता है, मैं पढ़ लेता हूँ, आप इसको सुन ले और एहसास भी करते रहे अंदर से। हर खुशी है लोगों के दामन में, लेकिन एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में सोचने के लिए भी वक्त नहीं। पैसों के दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने के लिए वक्त नहीं। आंखों में है नींद वही, पर सोने के लिए ही वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने के लिए वक्त नहीं। पराए एहसानों की क्या कद्र करें, जब अपने सपनों के लिए भी वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल पर है, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें, अपनों के लिए ही बात नहीं। माँ की लोरी की एहसास तो है, पर माँ को माँ पुकारने की वक्त नहीं। तू ही बताइए जिंदगी कि ये जिंदगी की क्या होगी, जो हर पल मरने वालों को एक पल जीने की भी वक्त नहीं। थोड़ा वक्त का भी कदर कर लीजिए और वक्त के अनुसार अपने को ताल देकर चलने की भी कला को अपना लीजिए। रिश्तों में मधुरता ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है आज की दुनिया में। कहावत है कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। परिवार के अंदर में अक्सर करके देखी जाती है, सामाजिक संस्थानों में देखी जाती है, आपसी संबंधों में ये टकरार वगैरह दिखाई पड़ती है, दरारें आ जाती है। किसी ने खूब कहा है कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तो गलत के खेल में, ना जाने कितने रिश्ते रह गए। तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो कुछ रिश्ता हम बनाएंगे वही हमारी मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा। अगर रिश्तों में कड़वाहट है, बार बार कड़वाहट पैदा होती है, हम किसी के साथ में हमारी संस्कार को मिला नहीं पाते हैं, इसका मतलब हम जानबूझकर अपनी मन की शांति को गंवा बैठते हैं। आत्मदर्शन को थोड़ा सा गहराई तक लें कि ये जीवन होती क्या है, जीवन का दर्शन क्या है। कहावत है कि जीवन कोई दो के सहयोग से आता है, चार के सहयोग से चला जाता है। आप देख सकते हैं नीचे छवि में, डेड बॉडी को कंधे में कैरी करके ले जाने के लिए चार व्यक्तियों के कंधे की जरूरत पड़ती है। जीवन आती है दो के सहयोग से और जाती है चार के सहयोग से। पर जीवन की वास्तविक तो यही है कि जब आंख खुलती है तो सपने टूट जाते हैं, और जब आंख बंद हो जाती है तो सारे संसार छूट जाती है। ये जस्ट एक पानी के बगुले की तरह है, पल भर की खेल है। कब आए कब जाए, देखते देखते सब कुछ बीत जाता है, पता ही नहीं चलता जिंदगी कब बीत गई। अपने को बार बार रूहानी ड्रिल कराते रहे और चार वाह से चार्ज करते रहे। वाह मेरी जिंदगी, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा समाज, वाह मेरा बाबा। दिन भर में जब भी हम रूहानी ड्रिल के लिए बैठते हैं या ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बैठते हैं, उस समय ये ऑटो सजेशन यानी खुद को शक्ति देने की एक प्रक्रिया है। मन माना भाव, मन की आवाज से, मन की नजरों से इन चार बातों को अपने आप में भरते रहें और से चार्ज करते रहें। ये एक बहुत अच्छी सिद्धांत है और इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हो चुकी है कि वाइब्रेट हायर। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पार्टिकल, हर जीव, हर सजीव और निर्जीव, इस धरती पर, इस विश्व में जो कुछ भी तत्व आप देख रहे हैं, सारी चीजें अपने अनुसार हर पल हर घड़ी प्रकंपन पैदा करते रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। और जो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते रहते हैं। जैसे हम सकारात्मक विचार करें तो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है, हम नकारात्मक विचार करें तो नेगेटिव वाइब्रेशन फैलती रहती है। अगर एक मंदिर के अंदर में बहुत अच्छा आपको लगता है, इसका मतलब वो फीलिंग इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि वहां पर जाने वाले, गुजरने वाले सारे मनुष्य आत्माओं के अंदर में पॉजिटिव थॉट्स पैदा हो रही है, प्रार्थना की भावना आ रही है, मेडिटेशन की एक्टिविटी कर रही है। इसलिए वहाँ के वातावरण कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से चार्ज हुआ है, सकारात्मक वातावरण की फील हो रही है। उसी तरह से कुछ ऐसे जेल खाना है या ग्रेवयार्ड यानी जहाँ कब्रिस्तान है, हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमेशा निगेटिव बातें चलती है, दुख शोक का माहौल है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको निगेटिव एनर्जी की एहसास होगी, मन में अस्थिरता पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। देखा गया है, मनोविज्ञानियों ने स्टडी करके देखा है कि कोविड वायरस की वाइब्रेशन 5.5 हर्ट्ज से शुरू होकर 25.5 जब हो जाती है तो खत्म हो जाती है। और ये सारी चीजें, डर, आतंक, संशय, चिंता, परेशानी, तनाव, जलन, क्रोध करना, क्रूरता यानी क्रुएल्टी के साथ किसी के साथ करना,
किसी से घृणा भाव पैदा करना, अहंकार में जीवन जीना, मोह, ये सारी चीजें, किसी को फिजिकली या मेंटली हर्ट करना, ये सारी नकारात्मक गुण है इंसान के अंदर जो कि निगेटिव वाइब्रेशन फैलाते रहता है। वो खुद के लिए भी असर करता है नकारात्मक असर, और औरों के लिए भी नकारात्मक असर पैदा करता है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी को अगर डेवलप करनी है तो हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी हायर फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए। आज के दिन में अर्थ यानी धरती की फ्रीक्वेंसी 27.4 हर्ट्ज है, और बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पर 20 हर्ट्ज से काफी कम की वाइब्रेशन होती है। जैसे मैंने अभी कहा, हॉस्पिटल है, कोविड केयर सेंटर है, बंदी गृह यानी जेल खाना है, कब्रिस्तान है, अदालत जहाँ विचार होती है मुजरिमों की, कसाई खाना यानी स्लॉटर हाउस है। यहाँ पर बहुत लो वाइब्रेशन होती है क्योंकि वहां पर उसी तरह के लोग होते हैं और उसी तरह की एक्टिविटीज भी होती है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए वायरस की प्रकोप तीव्र हो सकती है यानी डेंजरस हो सकती है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण आपको बताएंगे जो कि आपको निगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन की थोड़ी सी एहसास दिला सकती है। जब हम पीड़ा में रहते हैं तो उस समय हमारी बहुत लो वाइब्रेशन होती है, 0.1 से 2.0 हर्ट्ज, भय 0.2 से 2.2, इरिटेशन यानी जलन 0.9 से 6.8, अहंकार या घमंड में जब हम रहते हैं तो उस समय 0.8, ये सब लो वाइब्रेशन है। फिर अपने को श्रेष्ठता या प्रधानता की दिखावा करते हैं तो उस समय 1.9, ये सारे येलो बॉक्स के अंदर जो दिखाया गया ये सब निगेटिव यानी लो वाइब्रेशन की एग्जांपल्स है। अब देखिए ये स्काई कलर की जो डिब्बे आपको दिख रहे हैं, इसमें देखिए उदारता की जब हम आचरण दिखाते हैं, हमारी वाइब्रेशन की मात्रा देखिए 95 हर्ट्ज हो जाती है, उस समय हमारी फिजिकल एंड मेंटल इम्यूनिटी की मात्रा भी काफी बढ़ जाती है। किसी के प्रति कृतज्ञ रहना, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, उस समय देखिए 150 हर्ट्ज। प्रेम या दया भाव प्रकट करने से 150 हर्ट्ज यानी बहुत हाई वाइब्रेशन। अनकंडीशनल लव यानी यूनिवर्सल लव, जैसे एक बच्चे के प्रति माँ की भावना होती है, कल्याण की भावना, सेवा की भावना, प्रेम की भावना, निस्वार्थ प्रेम की भावना, उस समय देखिए 250 हर्ट्ज की वाइब्रेशन होती है। और जब हम प्रेयर या मेडिटेशन में बैठते हैं, बाबा से रिलियन करते हैं, रूहानी ड्रिल करने बैठ जाते हैं, तो उस समय देखिए 150 to 350 हर्ट्ज। ये ऐसे एक काल्पनिक चार्ट नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड डाटा है। आप नीचे में देख सकते हैं, पावर वर्सेस फोर्स बेस्ड ऑन डेविड आर हकिंस डॉक्टरल थीसिस। इस थीसिस से इस डाटा को लिया गया है। तो हमेशा हम प्रयत्न करें कि हम हाई वाइब्रेशन में रहें। ये कुछ ऐसी कार्रवाई है जो हमें हाई वाइब्रेशन पैदा करने वाली है और हमारी इम्यूनिटी को हमेशा तेज रखने वाली है, ऊंची रखने वाली है। पेंटिंग करना, गीत गाना, नृत्य करना, अकेले में घर में बाबा के साथ नृत्य करते रहे, खोए खोए, बहुत ही शांति से, बहुत ही लहराते हुए बाबा के साथ। आप ये कल्पना करें कि बाबा और हम दोनों डांस कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ। मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, प्रकृति के आनंद लें, कोई नदी के किनारे में बैठ जाएं, सनराइज सनसेट की आनंद उपभोग करें, अपनी घर के छत के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। प्रेम भाव से जीवन जीना, मुस्कुराते हुए जीवन जीना, प्रसन्न चित्त होकर जीवन जीना, किसी को आशीर्वाद देना या आशीर्वाद प्राप्त करना, थैंक्स गिविंग, और खेल खेल में जैसे जीवन जीना, हमेशा जॉली मूड में रहना, ये सारी चीजें हमें इमोशनल बूस्टिंग के लिए भी मदद करेंगे। अब डॉक्टर लोगों का कहना है कि हमारे शरीर में हार्मोन की सिक्रेशन होती है जो कि हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मजबूत करती है और संतुलित करती है। इसमें दो तरह के हार्मोन होती है, एक होती है हैप्पी हार्मोन और दूसरी होती है टॉक्सिक हार्मोन। ये हैप्पी हार्मोन में 4 नाम हम अभी आपको बता रहे हैं। एक हो गया सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के काम है जो हमारी मन को स्थिर रखने में मदद करता है, कल्याणकारी भावनाएं पैदा करता है, खुशी दिलाती है। फिर दूसरा हार्मोन है डोपामाइन, जो हमें प्रसन्नता की ओर ले जाती है, अंदर से प्रेरणा प्रदान करती है और रेनफोर्स करती है, मन के अंदर दृढ़ता पैदा करती है। तीसरा हार्मोन है एंडोर्फिन्स, जो कि हमें दर्द से राहत दिलाती है, रिलैक्सेशन फील कराती है और फिजिकल फिटनेस भी बढ़ाती है। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग यानी संबंधों में मधुरता लाने में मदद करता है, प्रेम भाव से जीवन जीने में मदद करता है, विश्वास की भाव पैदा कराता है। ये चारों पॉजिटिव हार्मोन है यानी हैप्पी हार्मोन कहते हैं। और कुछ टॉक्सिक हार्मोन्स होते हैं जो कि यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया, वो हमारे जस्ट उल्टा असर प्रदान करते हैं हमारे शरीर में, मन के ऊपर। तो इसलिए नेगेटिव या लो वाइब्रेशन में कभी रहना नहीं है, खास करके पैंडेमिक के समय तो उसके ऊपर
बिल्कुल अटेंशन देके हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन की ओर जाना है। समाप्त करने के पहले हम आपसे दो चीजें और विशेष रूप से निवेदन करेंगे कि स्वस्थ रहना है और शरीर का साथ हमें हमेशा आपको मिले, इसके लिए आपको दो फैक्ट्री खोलनी है अपने अंदर। एक हो गई आइस फैक्ट्री, यानी हमेशा अपने दिमाग को ठंड रखें। दूसरी हो गई शुगर फैक्ट्री, यानी हम जो भी बोलें मीठा बोलें। इस तरह से दो चीजें, दो तरह की फैक्ट्री को हम हमेशा अपने दिमाग में खोल के रखें, तो हमें इमोशनल बूस्टिंग और शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता रहेगा। तो अभी तक हमने जो कुछ दिखाया, चर्चा किया, उसके निचोड़ सिर्फ यही 9 और 10 की फॉर्मूला में हम समा के आपसे विदाई लेंगे। 9 का मतलब क्या है? 9 फिजिकल बूस्टर्स, और 10 का मतलब क्या है? 10 इमोशनल बूस्टर्स। हमने चर्चा कर लिया, उसको जस्ट एक झलक में देखेंगे। एक नंबर में हमने कहा आयुष वाली ड्रिंक लेनी है, गोल्डन मिल्क। तीसरा है गोल्डन हनी, फिर साइट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल, फिर व्हीट ग्रास, आकू मैग्नेटिक पिरामिड प्लेट एक्सरसाइज, फिर स्लीप मैनेजमेंट यानी दिन भर में 7 से 8 घंटे की नींद, उम्र ज्यादा है तो और उससे ज्यादा नींद। फिर इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव थॉट्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेक्टेशंस। और 9 नंबर में हमने देखा कॉर्न सेल का बॉइल्ड वाटर काढ़ा के रूप में ले सकते हैं। ये हमारी फिजिकल बूस्टर्स है, और ये हमारी इमोशनल बूस्टर्स है, यानी स्पिरिचुअल बूस्टर्स भी आप कह सकते हैं। दो दाग, पहला वाला है टीओ का मतलब डिस्टेंट ऑब्जर्वर, डीए का मतलब डिटैच्ड अटैचमेंट, और एजी का मतलब एक्ट ऑफ गुडनेस। फिर 5 शक्तिशाली संकल्पों से अपने को रिचार्ज करना। डॉक्टर एफआर शेयर को ख्याल रखना, कोरोना को ख्याल रखना, वक्त का कदर करना, रिश्तों में मधुरता की प्रयास करना, आत्मदर्शन करना, 4 वाह से अपने को रिचार्ज करना, हमेशा हाई वाइब्रेशन में अपने को टिकाए रखना, और 2 फैक्ट्री अवश्य खोलना है, आइस फैक्ट्री और शुगर फैक्ट्री। इसके साथ हम अपनी वक्तव्य को विराम देते हैं, लेकिन उसके पहले 1 मिनट के एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। ये वीडियो इस तरह से है कि आपको एक डियर और टाइगर, इसकी वीडियो हम दिखाने वाले हैं। ये डियर और टाइगर करते क्या है? देखिए, ये जंगल की एक कहानी है, कहानी तो नहीं फैक्ट है। आपको हम बता दें कि हमेशा ये भागदौड़ जब चलती रहती है, शिकार करने के लिए बाघ भागता रहता है हिरन के पीछे। एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ आपको। तो वीडियो ठीक से नहीं चल रही है। तो इसमें कहा गया है कि देखिए, हिरन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाघ की जो स्पीड है, दौड़ने की रफ्तार है, वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं कि हिरन की गति हमेशा ही ज्यादा है बाघ की गति से, लेकिन शिकार कौन किसका बनता? हिरन ही बाघ का शिकार हमेशा बनता रहता है, जबकि उसकी स्पीड काफी ऊपर है, 15 किलोमीटर उससे ज्यादा है, लेकिन वो शिकार बनता है। उसके पीछे बहुत अच्छी कारण है, लॉजिक है। क्योंकि जब वो भागता है बाघ से बचने के लिए, इतनी तेज रफ्तार से भागने पर भी उसके मन के अंदर में हमेशा खौफ पैदा होता है कि काश मुझे बाघ पकड़ तो ना ले, काश मुझे बाघ पकड़ तो ना ले। इसलिए वो बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देखती है। पीछे जैसी वो मुड़ के देखती है तो उसकी स्पीड डाउन होती है,
और उसके मन के अंदर की जो भय है वो उसकी कैपेबिलिटी को भी धीमी करा देती है और फाइनली वो शिकार बन जाता है। उसके अंदर की सामर्थ्य काफी ज्यादा है, दौड़ सकती है और भाग सकती है, अपने आप को बचाने की सामर्थ्य भी उसके अंदर प्रकृति ने प्रदान कर रखी है, लेकिन अपनी मन की कमजोरी के कारण वो अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने में असमर्थ रहती है और फाइनली शिकार बन जाती है। ये उदाहरण ही पर्याप्त है कि आज के दिन में हम अगर भयग्रस्त होकर जीवन जिएंगे, चारों तरफ के खौफ का माहौल में हमारी निगेटिविटी की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो हमारे अंदर में दैवी खजाने भरे हुए रहने पर भी शायद हम कहीं किसी तरह का शिकार ना बन जाए। इसलिए हमेशा अपने मन को पॉजिटिविटी से चार्ज रखें, हमेशा अपने को ऊंची वाइब्रेशन के साथ में अलर्ट रखें। इसके साथ ही आज की सुबह की समाचार बुलेटिन समाप्त होती है और मुझे आप लोगों के साथ में अपने विचारों को शेयर करने की जो मौका जयंती बहन ने दी है और ग्रेटर नोएडा सेंटर के भाई बहनों ने मुझे इतनी धैर्यता के साथ, इतनी सकारात्मक नजरिया के साथ मेरी बातों को सुने, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है और आप लोगों को अभिनंदन है, वंदन है, नमस्कार है। थैंक यू सो मच। अभी अगर किसी को इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर दीदी से बात करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? राइज द क्वेश्चन। वैसे भाई जी ने जो है हमारे एक कहते हैं मास्टर क्लास प्रोवाइड की, हमारे फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल यानी लाइफ के हर पैरामीटर को टच किया और इस कोरोना के समय में हमें कैसे अपने को फिजिकली स्ट्रांग रखना है, इमोशनली स्ट्रांग रखना है और स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखना है। तो इस क्लास में भाई जी ने वैसे हर पॉइंट को टच करते हुए इस क्लास को अगर हम कहें तो ये क्लास मास्टर क्लास ऑफ लाइफ कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का मास्टर क्लास हो सकता है, जिसमें भाई जी ने बहुत अच्छे से जो है एवरी पैरामीटर के लाइफ को टच किया। जैसा कि नाम है भाई जी का, सुभाष का मतलब ही है सुंदर भाषणा, अपने सुंदर वाणी द्वारा हम सभी को पहुंचाया। वैसे भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि इतना अच्छे से, शायद मैंने बहुत क्लासेस अटेंड की कोरोना टाइम पीरियड में कोरोना से रिलेटेड, लेकिन आज की जो क्लास है वो हमें लगता है हर भाई बहन को हर तरीके से स्ट्रांग करेगा, फिजिकली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी। और भाई जी ने जो पॉइंट हमें रखा, भाई जी ने जो हमारे लिए पॉइंट रखा उसको हम थोड़ा सा जो है रिपीट कर देंगे आप लोगों के लिए, समराइज के लिए कि चीजें भाई जी ने भाई जी ने 10 पॉइंट हमें जो है दिया, उस पॉइंट पर हम रखेंगे। जैसा कि समराइज करके आयुष ड्रिंक के बारे में और गोल्डन मिल्क के बारे में, गोल्डन हनी, सिट्रस फूड, फीट ग्रास, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटिक पिरामिड प्लेट, स्लीप मैनेजमेंट एंड इम्यूनिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव थॉट अपॉन में इमोशन, कॉर्न सिल्क। और स्पिरिचुअली हमें जो है स्ट्रांग करने के लिए भाई जी ने डू, डा एंड एजी, डू, डीए एंड एजी, 5 शक्तिशाली संकल्प, डॉक्टर एफआर शेयर, और कोरोना का बहुत ही अच्छा मीनिंग बताया, वक्त का कदर करना सिखाया। और जैसा कि नाम है सुभाष, सुंदर भाषणा देने वाले, रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, तो उसका आधार ही है भाई जी के नाम से ही है कि हमारी इमोशन, सुंदर भाषणा और सुंदर वाणी। और उसके साथ साथ हमें सोल कॉन्शियसनेस के बारे में, और जो बाबा हमें कहता है कि हर चीज के लिए वाई वाई नहीं, वाह वाह। तो भाई जी ने हमें आज 4 वाह वाह की पॉइंट बताई और कैसे हाई वाइब्रेशन उसके बारे में बताया। और फैक्ट्रीज, हमारे पास 2 फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री एंड शुगर फैक्ट्री।
तो आज की क्लास सुपर मास्टर क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। वैसे तो किसी का कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता कि किसी का कोई क्वेश्चन हो। इसके अलावा अगर कोई भाई बहन क्वेश्चन एराइज करना चाहें तो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, और जो है अपना हैंड रेज करेंगे, उनको अनम्यूट करेंगे तो क्वेश्चन जो है आप एराइज कर सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में तो कुछ क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, मैं देख लिया। प्रभाकर भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स भाई जी आपका, क्योंकि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और सबसे अच्छा है कि हमारे हमने तो एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो किया था, लेकिन आपने हमारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हर एक पार्ट को टच किया। बाबा ने टच कराता है, हम बच्चों को रोज कई बार टच कराते रहता है जी। और जो है हम चाहेंगे कि आप जो है वैसे आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, जैसा कि पता है हमें कि आप जो है अभी करंट में और बाबा के ज्ञान में भी 34 ईयर से बाबा के ज्ञान को प्रॉपर तरीके से लेते हुए और सर्विस समाज सेवा के लिए आपने रेलवे गवर्नमेंट से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी जो है गवर्नमेंट आपकी सेवाएं चाह रही है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको जो है नेशनल रिसोर्स पर्सन के रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में, जैसा कि आपसे बातचीत के दौरान पता चला कि आपका कंटिन्यू वहां पर मास्टर ट्रेनर के रूप में क्लासेस, वेबिनार, वर्कशॉप रहते हैं। और आप जो है हमारे जो इंटरनेशनल, क्योंकि आज जो है हमें अपने नेचुरल नेचर बनाने के लिए कहीं न कहीं हमें नेचुरोपैथी भी हेल्प करती है। तो हमारा नेचुरल नेचर बने तो फिजिकल स्टेमिना स्ट्रांग करने के लिए नेचुरोपैथी, जिसके लिए कि आपको जो है नॉर्थ ईस्ट का जोन का कन्वेनर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया, और आप इस फील्ड में भी इतनी महारत हासिल किए कि इस फील्ड में भी अपने को जो है अपनी स्टडी को राइट वे रखते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है हम लोग को किराया। तो हम आपसे अनुग्रह करेंगे कि आप जो है मंथ में 1 टाइम एक बार हम लोग को रिफ्रेश करने के लिए जरूर वो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे बाबा के ड्रामा में नोट होगा तो ऐसे महीने में एक बार रिफ्रेशमेंट जरूर हो जाएगा। एक चीज मैंने विशेष रूप से आज देखा कि ऑनलाइन सेशन लेते हुए मैं जूम प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ, गूगल मीट में लेता हूँ, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में लेता हूँ, और सिस्को वेबएक्स में भी कई बार लिया हूँ। लेकिन आज की जो सेशन रहा 1 घंटे 15 मिनट करीब हो गई है। मोस्ट स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी आज मैंने प्राप्त किया है। इतनी अच्छी स्टेडीली चली है, किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए जितने भी आत्माएं हैं, दीदी से लेकर प्रभाकर भाई से लेकर जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, सभी एकदम हाई वाइब्रेशन के साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए हाई वाइब्रेशन जहाँ होती है, पॉजिटिव कॉन्शियसनेस जहाँ होती है, वहाँ पर सारे साधन भी हमारे अनुकूल काम करने लगते हैं। ये एक विशेष बड़ी आपको जो है एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज ये पहला बार फर्स्ट टाइम है जो हम वेबिनार कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी हमने वेबिनार किए उसमें कुछ न कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ ही जाता था। लास्ट टाइम हमने जो है माउंट आबू से किया, वहां भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया। तो हमें लगता है कि पहले वेबिनार में भी तो लोग थे, लेकिन आज एक जैसे होता है ना कि परमात्मा का एक सूर्य, ज्ञान सूर्य है, उसका एक जो बच्चा मास्टर ज्ञान सूर्य, हाईली वाइब्रेशन आत्मा जब इंटर की, तो आज इधर इस साइड से कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं। इसका कंप्लीटली श्रेय
आपको जाता है, क्योंकि हम लोग पहले करते थे कुछ न कुछ फॉल्ट हो जाता था, लेकिन इस बार जो है आपके साथ कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये आपकी हाई वाइब्रेशन की ही कमाल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया है, तहे दिल से हम धन्यवाद दीदी करते आपसे हैं। बात करना चाह रही हैं भाई जी। हाँ जी, थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छे सुंदर क्लास कराया, इसलिए आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स है भाई जी। और आपने अभी आगे कभी कोई प्रोग्राम होगा तो जी फिर आपको जरूर हम इनवाइट करेंगे और आपका क्लास अवश्य लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, वंदन है, अभिनंदन है, और आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया दैवी आत्माओं के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया है। ठीक है भाई जी। ठीक है, ओम शांति।